हेलो एवरीवन, दिस इज विश्वानी बंसल। सो जैसे कि महाराष्ट्र जुडिशरी एग्जाम की आपकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, तो आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू रिवाइज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है हम वो रिवाइज करने वाले हैं। कल मैंने आपको दैट इज हमने रिवाइज किया था एविडेंस एक्ट एंड वी हैव रिवाइज्ड सीपीसी के भी लेक्चर्स चल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस लर्नर्स, अगर आपको महाराष्ट्र जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पे आप फ्री क्लासेस देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ स्पेशल बैच दैट इज फॉर महाराष्ट्र जुडिशरी एग्जाम के लिए, जो अनअकैडमी पे स्टार्ट हो रहा है। तो दिस बैच इज ओनली अवेलेबल एट 14,000 रुपीज पे अवेलेबल है। अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आपको ये और भी चीपर प्राइस पे मिल जाएगा। इसमें आपका सारा प्री का सिलेबस आपका जो है इसमें सारा कवर होगा। तो अनअकैडमी पे जल्दी ही प्राइस हाइक होने वाला है। इससे पहले कि प्राइस हाइक हो, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है देन यू कैन जस्ट ज्वाइन द बैच। आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो एट अ लेस प्राइस। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लर्नर्स। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है, दिस इज टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ। ये डिफाइन करता है एंड अमेंड करता है लॉ को दैट इज रिलेटेड टू पार्टनरशिप। So, before the passing of Indian Partnership Act, इसके पास होने से पहले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है, दिस वाज कंटेन्ड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो भी आपका पार्टनरशिप एक्ट को लेके लॉज थे, जब ये एक्ट नहीं आया था, इसके पहले ये सारे लॉज किसमें थे? दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे, जो अब रिपील हो चुके हैं। दैट वाज कंटेन्ड इन चैप्टर 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, जो चैप्टर 11 के सेक्शंस 239 टू 266 हैं, वो डील करते थे जो प्रोविजंस है रिलेटेड टू पार्टनरशिप। बट लेटर ऑन दिस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है, दिस वाज पास्ड एंड ये एक्ट कब फोर्स में आया था? दिस केम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 1932. So when this act came into force, this came into force on 1st October 1932, except section 69। ये अकेला सेक्शन है जो लेटर ऑन एक साल बाद फोर्स में आया था, फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 1933 को। ये एक्ट जो है ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है? ये सारे इंडिया पे एक्सटेंड करता है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। पहले ये एक्सटेंड नहीं करता था, बट वी नो दैट कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नाउ दिस एक्सटेंड्स टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। तो वी आर स्टडिंग द पार्टनरशिप एक्ट। हम पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हैं। सो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप होती क्या है? दैट इज डिफाइंड अंडर योर सेक्शन 4। सेक्शन 4 में डिफाइन किया है। सो व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप का मतलब है दैट इज कि रिलेशन बिटवीन पर्संस जो एग्री करते हैं कि विल शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, कि हम शेयर करेंगे बिजनेस प्रॉफिट बिजनेस का। चाहे वो सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स, या तो वो सारे ही उसको कैरी ऑन करें, या उसके बिहाफ पे सिर्फ ए उसको चला रहा है, ठीक है, या ए बी चला रहे हैं, ठीक है, सी इज नॉट कि सी नहीं उसको चला रहा, बट दे आर शेयरिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये तो हुआ कि व्हाट इज एक पार्टनरशिप होती क्या है। नाउ व्हाट इज, इसमें कुछ टर्म्स यूज की जाएंगे आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, सो उनके मीनिंग्स क्या है वो हम देख लेते हैं। बिजनेस का मतलब है यहाँ पे एवरी ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। एक्ट ऑफ द फर्म का मतलब है कोई भी एक्ट या मिशन जो या तो सारे पार्टनर्स मिलके करते हैं, या कोई भी पार्टनर या एजेंट ऑफ द फर्म जो राइट देता है दैट इज एनफोर्सिबल बाय और अगेंस्ट द फर्म। ठीक है, दिस इज कोई भी एक्ट ऑफ और ओमिशन बाय ऑल द पार्टनर्स, या तो सारे पार्टनर्स मिलके करें, या कोई एक पार्टनर कर रहा है, एजेंट कर रहा है, जो ये विच गिव्स राइज टू ए राइट दैट इज एनफोर्सिबल बाय और अगेंस्ट द फर्म। जो भी आपके एक्सप्रेशंस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में यूज किए गए हैं, बट दे आर नॉट डिफाइंड, बट उनको डिफाइन नहीं किया गया है, एंड दे आर डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो उनका सेम मीनिंग होगा जो उनको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में असाइन किया गया है। So this is important. Expressions used here but not defined in this act but defined in the Indian Contract Act, उनका same meaning हम लेके चलेंगे, that is assigned to them under the ICA। जो पार्टनरशिप फर्म है, दिस इज नॉट अ लीगल एंटिटी। तो एक आपका एमसीक्यू बन जाता है कि क्या पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप फर्म इज ए लीगल एंटिटी? दिस इज नॉट अ लीगल एंटिटी लाइक अ कंपनी। जैसे कंपनी लीगल एंटिटी होती है, दिस इज नॉट अ लीगल एंटिटी।
एंड द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी जो है वो सारे पार्टनर्स को बिलोंग करती है, दैट कॉन्स्टिट्यूट पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ऑल द पार्टनर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द। नेक्स्ट इज पर्सन जिन्होंने एंटर किया है पार्टनरशिप में एक दूसरे के साथ, हम उनको क्या कहते हैं, दे आर इंडिविजुअली कॉल्ड एज पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली हम उनको फर्म कहते हैं। एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन, एंड जिस नेम के अंडर वो बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज फर्म। पार्टनरशिप इज नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। जो रिलेशन है पार्टनरशिप का वो कॉन्ट्रैक्ट से राइज करता है, ना कि स्टेटस। So the relation of partnership arises from contract, not from status, and in particular जो members हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, the members of a Hindu undivided family, अगर वो फैमिली बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हैं या बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ है, if they are carrying on the business, they are not partners in such business। अब कोई जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, वो सारे मिलके जो है बिजनेस को रन कर रहे हैं, so that does not make them partners in the। तो पार्टनरशिप हमेशा कॉन्ट्रैक्ट से राइज होती है, ना कि स्टेटस से, वो स्टेटस से राइज नहीं होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, नॉट फ्रॉम द स्टेटस। नाउ व्हाट इज द मोड ऑफ डिटर्मिनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। कैसे आप डिटरमाइन करोगे कि ये पार्टनरशिप है भी या नहीं। तो ये देखने के लिए कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती भी है नहीं, हम क्या देखेंगे, वी हैव टू सी द रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स, कि पार्टनर्स के बीच में रिलेशन कैसा है वो देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज वर्किंग इन ए कंपनी, सपोज ए इज वर्किंग इन सम कंपनी एंड द कंपनी हैज अनाउंस सम बोनस, ठीक है, कंपनी ने बोनस अनाउंस कर दिया, ठीक है, कंपनी को कोई प्रॉफिट हुआ, तो दैट डज नॉट मेक हिम अ पार्टनर इन द फर्म, वो उसको पार्टनर नहीं बना देता है फर्म में। So the sharing of the profits or the gross returns arising from the property by holding a joint or common interest, that does not itself make them person's partner। वो सिर्फ वही चीज उसको पार्टनर नहीं बना देते। क्या हम देखेंगे कि रिलेशन कैसा है पार्टीज के बीच में। तो ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय को अगर बोनस मिल गया, दैट इज शेयरिंग द प्रॉफिट्स की ही हैज बिकम अ पार्टनर इन द फर्म, so that does not make him a partner in the firm। This is what is given under your explanation 1 and 2। So what we need to see is the real relation between the parties as shown by all the relevant facts taken together। तो सिमिलरली इसमें आगे आपको दिया हुआ है कि अगर कोई लेंडर ऑफ मनी है टू पर्सन्स एंगेज्ड और अबाउट एंगेज एनी बिजनेस, अगर सर्वेंट या एजेंट को रेम्यूनरेशन मिलती है, दैट डज नॉट मेक हिम अ पार्टनर इन द फर्म। अगर कोई विडो है या चाइल्ड है डिसीज्ड ऑफ ए पार्टनर, तो अगर उसको कोई एन्युटी अमाउंट मिल रहा है, दैट डज नॉट मेक हिम अ पार्टनर इन द फर्म। इफ देयर इज एनी प्रीवियस ओनर, ठीक है, दैट इज अगर उसको कुछ भी प्रॉफिट मिलता है इन कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुडविल, दैट डज नॉट इटसेल्फ मेक द पर्सन इन अ पार्टनर इन, ठीक है, वो सिर्फ उसको पार्टनर नहीं बना देता है। तो पार्टनरशिप ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, नॉट फ्रॉम स्टेटस। सेकेंड थिंग व्हाट यू नीड टू सी इज कि what is the relation, real relation between the parties, that is to be seen in considering whether they are partners or not। दो तरह की पार्टनरशिप होती है, एक होती है एट विल, दैट मीन्स कि अपनी मर्जी से, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हो कि कितने टाइम तक चलेगी, ठीक है, ना आपने ड्यूरेशन स्पेसिफाई की, ना आपने ये स्पेसिफाई किया कि दिस इज फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि विल से, मतलब जब मर्जी उसको डिसॉल्व कर सकते हैं पार्टनर्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके। तो दिस इज पार्टनरशिप एट विल। एक होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, कि आपने पर्टिकुलरली किसी पर्पस के लिए वो पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट की है, सो दैट इज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो यही आपको सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में दिया। So this says where no provision is made by contract between the parties। जहां पे कोई प्रोविजन नहीं बनाएगी by contract between the partners for the duration of their partnership, पार्टनरशिप की ड्यूरेशन को लेके या फिर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप, देन द पार्टनरशिप इज पार्टनरशिप। अ पर्सन में बिकम अ पार्टनर, एक पर्सन पार्टनर बन सकता है दूसरे के साथ इन पर्टिकुलर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग, कि अपने पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट की है, दैट इज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो देयर आर सर्टेन जर्नल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। क्या जर्नल ड्यूटीज होंगी कि पार्टनर्स जो हैं वो बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, वो फेथफुल रहेंगे, दे विल रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इन्फॉर्मेशन टू एनी पार्टनर और हिज एलआर। So that is the general duties of the partners that is dealt under your section।
ना अगर पार्टनर के फ्रॉड की वजह से कंपनी को कोई भी लॉस होता है तो पार्टनर कंपनी को इंडेमनीफाई करेगा उसके लिए, दैट इज गिवन अंडर द सेक्शन। दिस सेज every partner shall indemnify the firm for any loss caused to it by his fraud in the conduct of the business. Further, this says that if there is any agreement in restraint of trade, whether that is valid or void, अगर कोई एग्रीमेंट होता है, ठीक है, कि आप ये ट्रेड नहीं करोगे, whether that is valid or void, that is void under section 27 of Indian contract, because this is the right that is provided by the constitution कि every person is free to profess any, कि वो कोई भी ट्रेड ऑक्यूपेशन कैरी ऑन कर सकता है। बट सेक्शन 11 says that कि अगर कोई एग्रीमेंट हुआ इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इन पार्टनरशिप, दैट इज वैलिड, वो वैलिड होगा। अब कोई पार्टनर्स होते हैं, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि जब तक आप इस कंपनी में पार्टनर हो, आप सिमिलर बिजनेस जो है वो आप कैरी ऑन नहीं करोगे, या फिर अगर आपने ये कंपनी छोड़ दी तो आप इतने किलोमीटर्स के अंडर सेम बिजनेस नहीं कैरी ऑन करोगे, सो दैट इज अ वैलिड, वो क्या है, वो वैलिड है। सो दिस इज व्हाट इज गिवन। दिस सेज notwithstanding anything contained in section 27, that means despite of the fact what is contained in section 27 of Indian Contract Act, such contracts may provide that a partner shall not carry on any business other than that of the firm while he is a partner. Next is section 12. Section 12 deals with the conduct of the business. This says every partner has a right to take part in the conduct of the business. पार्टनर का राइट है कि वो जो है पार्ट ले इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर पार्टनर का राइट है, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अगर कोई डिफरेंस अराइज करता है ऑर्डिनरी मैटर्स में, इफ एनी डिफरेंस अराइजेस एज टू ऑर्डिनरी मैटर्स दैट इज कनेक्टेड विद द बिजनेस मे बी डिसाइडेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट। अगर कोई डिफरेंस अराइज करता है एज टू द ऑर्डिनरी मैटर्स दैट इज कनेक्टेड विद द बिजनेस दैट मे बी डिसाइडेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, एंड हर पार्टनर का राइट है कि वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है बिफोर द मैटर इज डिसाइडेड। अगर तो ऑर्डिनरी मैटर्स हैं उसको मेजॉरिटी डिसाइड कर सकती है, बट अगर कोई चेंज लेके आना है नेचर ऑफ द बिजनेस में तो फिर मेजॉरिटी नहीं, वहां पे सबका कंसेंट लगेगा। अगर तो ऑर्डिनरी मैटर है, ठीक है, तो फिर उसको तो मेजॉरिटी डिसाइड कर सकती है। अगर कोई चेंज लेके आना है नेचर ऑफ बिजनेस में देन उसके लिए कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, वहां पे सारे पार्टनर्स का कंसेंट है। हर पार्टनर का राइट है टू एक्सेस टू एंड इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी बुक्स ऑफ द, कि वो एक्सेस कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है कॉपी और एनी बुक्स ऑफ द। There are certain mutual rights and liabilities that are dealt under this section. This says that कि एक पार्टनर को कोई भी रिन्यूमरेशन नहीं मिलेगी फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। वो ये नहीं कह सकता कि मैं इस बिजनेस को देख रहा हूँ तो मुझे रिन्यूमरेशन मिलनी चाहिए सेपरेटली, दैट कैन नॉट बी डन। पार्टनर्स जो हैं वो इक्वली शेयर करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट्स जो भी होंगे या एंड साथ में वो इक्वली लॉसेस जो भी होंगे, ठीक है, वो इक्वली ही शेयर करेंगे। हाँ, अगर कोई उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ये पार्टनर इतना प्रॉफिट लेगा, दैट इज सेपरेट, अदरवाइज द पार्टनर्स जो है इक्वली वो प्रॉफिट शेयर करेंगे एंड इक्वली ही वो जो है वो लॉसेस भी शेयर करेंगे। अगर पार्टनर ने, ठीक है, पार्टनर ने अपनी कैपिटल दी है, मेरा पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, तो ऐसा इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट से पे किया जाएगा। ठीक है, पार्टनर ने अगर कोई इंटरेस्ट मिलना है जो भी उसने कैपिटल लगाई है फॉर्म में, तो वो प्रॉफिट से पे किया जाएगा। अगर कैपिटल के अलावा अगर उसने कोई और पैसा दिया है फॉर्म में, ठीक है, अगर कैपिटल लगाई सपोज 50 लाख रुपए सबने, ठीक है, और पार्टनर ने उसके अलावा 20 लाख रुपए फॉर्म को दे दिए, तो इसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज 6% पर एनम। दिस इज योर टी। This says a partner making for the purposes of the business any payment or advance beyond the amount of capital he has agreed to subscribe is entitled to interest thereon at the rate of 6% per annum.
फर्म जो है वो इंडेमनीफाई करेगी पार्टनर को इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट्स मेड एंड लायबिलिटीज इनकर्ड बाय। तो वी हैव सीन अंडर सेक्शन 10, तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर पार्टनर के फ्रॉड की वजह से कोई भी कंपनी को लॉस होता है, दैट इज कि पार्टनर फर्म को इंडेमनीफाई करेगा। यहाँ पे 13E में हमें दिया हुआ है कि अगर फर्म जो है, फर्म भी पार्टनर को इंडेमनीफाई कर सकती है। कहाँ पे? अगर कोई भी इन द ऑर्डिनरी इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट्स, अगर उसने कोई पेमेंट्स दी हैं इन द ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, या फिर इमरजेंसी के टाइम उसने कुछ भी किया है फर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कोई भी पर्सन ऐसे केस में ऑर्डिनरी प्रूडेंस में ऐसा पर्सन कोई करता सिमिलर सर्कमस्टांसेस में, तो उसके लिए फर्म जो है वो पार्टनर को इंडेमनीफाई करेगी। So the firm shall indemnify the partner. In doing such act in an emergency for the purpose of protecting the firm from loss, as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under the similar circumstances. Further, this says that a partner, सेक्शन 10 में हमने क्या देखा कि अगर पार्टनर के फ्रॉड की वजह से फर्म को लॉस होता है तो फर्म को इंडेमनीफाई कर। ये कहता है कि अगर पार्टनर के विलफुल निग्लेक्ट की वजह से फर्म को कोई लॉस होता है तब भी पार्टनर फर्म को इंडेमनीफाई करे। तो एक तो सेक्शन 10 में हमने फ्रॉड का देखा, 13F में वी हैव सीन रिगार्डिंग द विलफुल निग्लेक्ट देन आल्सो द पार्टनर विल इंडेमनीफाई द। नेक्स्ट इज योर सेक्शन 14। This says subject to the contract between the partners, the property of the firm, जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो इंक्लूड करती है सारी प्रॉपर्टी एंड राइट्स एंड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या आता है कि वेदर द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इंक्लूड्स द गुडविल ऑफ द बिजनेस आल्सो। सो यस, द आंसर इज यस, दिस इंक्लूड्स आल्सो द गुडविल ऑफ द बिजनेस। This says subject to contract between the partners, the property of the firm includes all property and rights and interest in property originally brought into the stock of the firm had or acquired by purchase or otherwise by or for the firm or for the purposes and in the course of business of the firm, and includes also the goodwill of the business. Subject to the contract between the partners, the property of the firm shall be held and used by the partners exclusively for the purposes. जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो एक्सक्लूसिवली फर्म के बिजनेस के लिए ही यूज की जाएगी, आप उसको किसी और चीज के लिए नहीं यूज कर सकते। जो पार्टनर है वो उसको अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए नहीं यूज कर सकता। ठीक है, यही आपको सेक्शन 16 में दिया हुआ है फर्दर। ये कहता है कि अगर कोई पार्टनर है वो फर्म से वो क्या करता है, वो कोई प्रॉफिट डिराइव कर लेता है खुद के लिए। इफ अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म, या फिर प्रॉपर्टी के यूज से या बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म से या फर्म का नाम यूज करके वो खुद के लिए पर्सनल प्रॉफिट अगर डिराइव कर लेता है तो वो प्रॉफिट जो है उसको फर्म को देना होगा, बिकॉज ही हैज यूज द नेम ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, उसने बिजनेस कनेक्शन यूज करके किया प्रॉफिट, तो वो उसको जो है फर्म को पे करना है। सिमिलरली इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर, अब पार्टनर ने सपोज फर्म कोई बिजनेस चला रही थी, ठीक है, सेम बिजनेस जो है पार्टनर ने सेम नेचर का खोल लिया फर्म के साथ कंपीट करता हुआ, तो अगर वो ऐसे बिजनेस से कोई भी प्रॉफिट अर्न करता है तो उसको फर्म को पे करना होगा। दिस इज व्हाट इज गिवन हियर। दिस सेज इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एंड कंपीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म, he shall account for and pay to the firm all profits made by him in that business. Further is rights and duties of the partners. This says subject to the contract between the partners, अगर कोई चेंज अक्कर करता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट, फर्म को कॉन्स्टिट्यूशन को लेके कोई चेंज अक्कर करता है तो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में होंगी वो सेम रहेंगी जैसे कि चेंज के पहले। अब फर्म में कोई चेंज अक्कर कर गया, कोई न्यू पार्टनर आ गया, कुछ भी, तो उनकी जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में वो सेम रहेंगी जो पहले।
तो एक फर्म एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए भी हो सकती है कि उन्होंने टाइम पीरियड फिक्स कर लिया कि 1 साल के लिए चलेगी, अब 1 साल के बाद वो उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। वेयर अ फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म, वो उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो एक्सपायरी के बाद भी अगर उसको कंटिन्यू करते हैं तो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज जो पार्टनर्स की पहले थी वो सेम रहेंगी एक्सपायरी के बाद। So this says where a firm constituted for a fixed term continues to carry on business. After the expiry of that term, the mutual rights and duties of the partners remain the same as they were before the expiry, so far as they may be consistent with the incidents of partnership agreement. Where additional undertakings are carried out. This says where a firm constituted to carry out one or more adventures or undertakings. जहां पे कोई फर्म कॉन्स्टिट्यूट की गई है कैरी करने के लिए एक से ज्यादा एडवेंचर्स या अंडरटेकिंग्स को, कैरीज आउट अदर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स, अगर वो कैरी आउट करता है और एडवेंचर्स या अंडरटेकिंग्स, तो वी हैव सीन कि पार्टनरशिप फर्म जो है पर्टिकुलर हो सकती है, किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए इस पार्टनरशिप को बनाया गया, तो कंस्टिट्यूट की गई एक चीज को कंप्लीट करने, वो कंप्लीट हो तो उसके बाद उसको कंटिन्यू कर लेते हैं और एडवेंचर्स या अंडरटेकिंग्स। Now this says that the mutual rights and duties of the partners in respect of other adventures or undertakings are the same as those in respect of the original adventures or undertakings. तो सेम रहेंगी जो पहले। This is what is given under your section 17. So section 17 deals with rights and duties of the partner. तो इसमें 3 चीजें हैं आपकी। ये कहते हैं कि अगर चेंज हो जाता है फर्म तो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में सेम रहेंगी, अगर फर्म फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए उसको बाद में कंटिन्यू कर ले तो वो सेम रहेंगे, अगर पर्टिकुलर एडवेंचर या अंडरटेकिंग के लिए कैरी किया गया है, ठीक है, उसको बाद में कंटिन्यू कर लिया तो भी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज जो है वो सेम है। So next we'll study in our next lecture. Apart from this learners, so again I'll tell you कि अनअकैडमी पे महाराष्ट्र जुडिशरी के लिए रैपिड रिवीजन बैच इज स्टार्टिंग। दिस इज ओनली अवेलेबल एट 14,000। आप ये कोड यूज करके जो है बैच को ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज कवरिंग ऑल द प्रीलिम्स सिलेबस, ये कवर कर रहा है। जल्दी ही अनअकैडमी पे प्राइस हाइक होने वाला है, इससे पहले की प्राइस हाइक हो। डू अवेल द अपॉर्चुनिटी एंड ज्वाइन द बैचेस लर्नर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस बिहार जुडिशरी का जैसे कि पेपर है तो उसके लिए स्पेशल ये फ्री मूक टेस्ट अनअकैडमी ने इंट्रोड्यूस किया है। यू कैन एनरोल योरसेल्फ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट इन दिस, एंड आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच लर्नर्स, आई एम जस्ट एंडिंग द सेशन हियर।